नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राजस्थान से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। आज उदयपुर में वो हुआ जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर शर्म से झुका दिया। आज हमारे देश में एक बार फिर इंसानियत की हत्या हुई। आज उदयपुर में इंसानियत के दो कातिलों ने खून से सने चाकू हाथ में लेकर अपना वीडियो बनाया और यह ऐलान किया कि उन्होंने एक बेकसूर की हत्या कर दी है, एक बेगुनाह का सिर काट दिया है। इतना ही नहीं, इन दरिंदों ने यहां तक कहा कि उनका चाकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन तक भी पहुंचेगा। यह पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। यह पूरे देश की कानून व्यवस्था के सामने बड़ा चैलेंज है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है। यह कानून के धज्जियां उड़ाने की वारदात नहीं है। एक मानसिकता का परिचायक है। उदयपुर में पूरी प्लानिंग के साथ तालिबानी अंदाज में कन्हैया लाल की हत्या की गई। यह इंसानियत का खून करने जैसा है। आप ये जानकर सिहर जाएंगे कि उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के साधारण से दर्जी को दुकान में घुसकर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने नूपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया था। उससे पहले धमकी दी गई, उसके बाद आज उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। सरेआम उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और इससे भी ज्यादा हैवानियत की बात यह है कि हत्यारों ने कन्हैया लाल की हत्या का वीडियो बनाया। उसके बाद इन दरिंदों ने खून से सने चाकू लेकर बड़ी शान से वीडियो बनाकर कानून को चुनौती दी, सरकार को चैलेंज किया, प्रशासन को चैलेंज किया, इस्लाम का नाम लेकर अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश की। जब से मैंने दरिंदों का वीडियो देखा है तो बार बार यही ख्याल आता है कि कोई मजहब के नाम पर, खुदा के नाम पर, नबी के नाम पर इंसानियत का कत्ल कैसे कर सकता है, किसी बेगुनाह को मौत के घाट कैसे उतार देता है। ऐसे लोगों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि हत्या का वीडियो सामने आने के बाद अशोक गहलोत ने इस दरिंदगी के लिए, इस कत्ल के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अब इस खौफनाक वारदात पर सियासत शुरू हो गई। उदयपुर में टेंशन है। पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। उदयपुर समेत सेंसिटिव इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। वो सब हो रहा है जो आमतौर पर होता है। क्योंकि मामला बड़ा था, सेंसिटिव था, इससे पुलिस पर प्रेशर था। पता है लगा कि पुलिस ने कन्हैया का कत्ल करने वाले दोनों हत्यारों को पकड़ लिया है। यह मामला क्या है, हत्या करने वाले कौन हैं, अशोक गहलोत का क्या कहना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात पर इस्लामिक स्कॉलर्स क्या कहते हैं, अब पुलिस क्या कर रही है, हत्यारों ने कन्हैया लाल की हत्या का प्लान कब बनाया, कैसे बनाया, ये सारी डिटेल आज मैं आपको दूंगा। जो राक्षस किसी की गर्दन काटने के बाद हंस सकते हैं, निहत्ते बेकसूर इंसान पर पीछे से वार करके अपनी बहादुरी दिखाते हैं, वो न सच्चे मुसलमान हो सकते हैं न नबी के फॉलोअर। इन दरिंदों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब पर दाग लगाना चाहते हैं। इसलिए इन कातिलों ने पूरी प्लानिंग की। इंसानियत के दुश्मनों के नाम हैं मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद। असल में कन्हैया लाल ने नूपुर शर्मा के सपोर्ट में फेसबुक पर स्टेटस पोस्ट किया था। इसके बाद मोहम्मद रियाज ने कन्हैया लाल की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ग्राहक बनकर कन्हैया की दुकान पर गए। कन्हैया कपड़े सिलने का काम करता था। दोनों ने शर्ट सिलाने की बात की। कन्हैया हत्यारों के इरादों से बेखबर था, वो नाप लेने लगा। इसी दौरान मोहम्मद रियाज ने कन्हैया पर हमला किया और उस वक्त गौस मोहम्मद कत्ल का वीडियो शूट कर रहा था। कन्हैया घबराकर जमीन पर गिरा तो रियाज मोहम्मद और गौस दोनों ने कन्हैया पर चाकू से हमला किया। कन्हैया लाल चीखता रहा, चिल्लाता रहा और इन दो जल्लादों ने एक बेगुनाह, एक बेकसूर, एक नियत इंसान की गर्दन काट दी और उसके बाद वहां से भाग गए। फिर इन दो दरिंदों ने खून से सने चाकू के साथ वीडियो बनाया और बड़ी शान से ऐलान किया कि उन्होंने एक शख्स की हत्या कर दी है। इनकी हिम्मत देखिए। एक बेगुनाह की जान लेने के बाद
हाथ में सने खून से सने चाकू पकड़ने के बाद भी इन्हें कानून का डर नहीं था। वो तो सीधे देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि रब ने चाहा तो यह चाकू प्रधानमंत्री के गर्दन तक पहुंचेगा। मैंने वो पूरा वीडियो देखा था, दिल दहल गया था, इसलिए मैं आपको वो पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता। सोचिए, जिस वारदात का वीडियो मैं देख नहीं सका, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उस वारदात को इन हैवानों ने अंजाम दिया। कन्हैयालाल की नृशंस हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है, ये मर्डर का केस नहीं है, ये कानून की हत्या का केस है। ये इंसानियत की हत्या का मामला है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ, बाकायदा शूट करके खौफ कायम करने के इरादे से, दंगा भड़काने की नीयत से की गई हत्या है। हत्यारों ने कन्हैया की हत्या की प्लानिंग पहले से कर ली थी। रियाज मोहम्मद ने 11 दिन पहले यानी 17 जून को तय कर लिया था कि मौका मिलते ही वो कन्हैयालाल की हत्या कर देगा। उसने उसी वक्त एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने इरादों का इजहार किया। हालांकि शख्स जानता था अगर वीडियो जारी कर देगा तो उसकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, इसलिए उसने वीडियो में कहा था कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद ही यह वीडियो जारी करेगा, और आज उसने ऐसा कर दिया। पहले कन्हैयालाल की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फिर खून से चाकू वाला वीडियो बनाया, और कुछ ही देर के बाद 17 जून का धमकी वाला वीडियो भी जारी कर दिया। ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है। और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी न, उसका सर कलम कर दूंगा, उस दिन वायरल हो। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। हत्या करने के बाद खून से सने चाकू के साथ वीडियो बनाने वाले हत्यारे अब पुलिस के कब्जे में हैं। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद दोनों को पुलिस ने राजसमंद से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के चेहरों पर किसी तरह का कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। पता यह लगा है कि पुलिस को इन दोनों के मोबाइल से और भी वीडियोस मिले हैं। पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने हत्या की एडवांस में प्लानिंग की थी, रेकी की थी, तैयारी की थी। यह पता लगाया था कि बाजार में किस वक्त कम लोग होते हैं, किस वक्त कन्हैयालाल अपनी दुकान में अकेला होता है। पुलिस को शक है कि कन्हैया की दुकान की रेकी करने वाले कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इस साजिश में शामिल हैं। जिन लोगों ने गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद को यह बताया कि कन्हैया इस वक्त दुकान में अकेला है, इसीलिए ये लोग मौका पाकर कन्हैया की दुकान पर पहुंच गए और उसकी हत्या कर दी। हत्यारों ने जो प्लान बनाया उसमें वो कामयाब भी हो गए। कातिलों ने जो प्लानिंग की थी उसमें वो कामयाब हो गए। टाइमलाइन सेट की हुई थी, कब और कैसे कन्हैया को निशाना बनाना है, फिर कैसे वीडियो बनाना है और कब वीडियो को जारी करना है, सब कुछ पहले से तय था। इन हत्यारों ने वीडियो भले ही आज पोस्ट किया हो, लेकिन अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे। कन्हैयालाल को बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा था। कन्हैया को फोन पर कई बार धमकियां दी गई। कन्हैया इतना डर गया था कि उसने 6 दिन तक अपनी दुकान बंद रखी। आसपास के दुकानदारों को हत्या की धमकी के बारे में बताया, पड़ोसियों से कहा, पुलिस के पास गया, पुलिस से शिकायत की, वो फोन नंबर भी दिया जिससे धमकी मिल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। उदयपुर की पुलिस ने कन्हैया से यह कहा कि कुछ दिन संभल कर रहो, सावधान रहो, बाकी कुछ होगा तो देख लेंगे। कन्हैया कितने दिन दुकान बंद रखता? परिवार को पालने के लिए दुकान खोलना जरूरी था और कातिल दुकान खोलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दुकान खुली, कातिलों ने कन्हैया की जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस ने 6 दिन तक कुछ नहीं किया, शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लिया। इसलिए पुलिस को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। वो पूछ रहे हैं कि जब पुलिस को पता था कन्हैया को धमकी दी जा रही थी, धमकी देने वालों के फोन नंबर पुलिस के पास थे, तो पुलिस ने किसके दबाव में एक्शन नहीं लिया? पुलिस किसके प्रेशर में आई? आज जैसे ही कन्हैया की हत्या हुई तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। वारदात के बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचे और वहां लोगों की पुलिस से जबरदस्त बहस हुई। लोग बार बार पूछ रहे थे, जब कन्हैया पुलिस के पास गया था, 6 दिन पहले उसने शिकायत की थी, तब उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? अब पुलिस लाश उठाने क्यों पहुंची है? पुलिस कन्हैया लाल को तो बचा नहीं पाई, लेकिन हत्या के बाद लोगों से संयम बरतने की अपील बार बार करने लगी। उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया, आदमी को मार के चले गए, मार के चले गए, नहीं दिया, मार के चले गए, इसीलिए तो मार के चले गए। पहले जब उसने प्रोटेक्शन के पुलिस का प्रोटेक्शन मानने के बाद अब जानते होगा कि आदमी तो मर गया ना, आत्महत्या देना कुछ इलाज हो पड़ी, आदमी तो उससे भी नहीं आना वापस, ये आना उसके परिवार को तो कुछ मिलेगा साहब। अपील, सबसे पहले तो अपील ये है कि जैसे साहब ने बताया, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जो भी अपराधी है हम उसको बंद करेंगे, चाहे उन्होंने भड़काऊ वीडियो डाला हो, चाहे उन्होंने ये घटना कारित करी हो। उनमें किसी में कोई ढील की या कोई कोताही की गुंजाइश कतई नहीं है, बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी। साथ ही मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि चूंकि ये इस तरह की घटना हुई है, वास्तव में नृशंस हत्या हुई है, इस घटना में हमें आगे कार्रवाई करने के लिए तभी पर्याप्त समय मिल पाएगा जब हम कानून व्यवस्था की स्थिति से हम बेहतर तरीके से डील कर लें। लेकिन मैं अपील ये करना चाहूँगा कि सभी शांति बनाए रखें ताकि शहर का माहौल खराब नहीं हो और शहर में अन्य कोई आगे घटना नहीं हो। उसके लिए हम पूरे प्रयास भी कर रहे हैं, एहतियात भी बरत रहे हैं और इसके लिए मैं अपील भी करता हूँ। उदयपुर की सिचुएशन कितनी टेंस है, हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हैं। जयपुर से बड़े बड़े पुलिस अफसरों और एक्स्ट्रा फोर्स को उदयपुर भेजा जा रहा है। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। राजस्थान के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह ने कहा कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वारदात के पीछे कोई साजिश होगी तो साजिश को भी बेनकाब किया जाएगा। हमने अभी 2 एडिशनल डीजी रवाना किए हैं वहाँ पे जयपुर से, और एक डीआईजी वहीं पे पहले काफ़ी रह चुके हैं, उनको वहीं पे भेजा। अभी एक एसपी एक्स्ट्रा भेजा है और ऑफिसर्स के साथ साथ करीब 600 लोग पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा भी भेजी है। कुछ अभी रात तक मैं और भेजूंगा उसमें। घटना बहुत ही शर्मनाक है। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसका जो कि एक वीडियो वायरल हुआ है वो ना देखें तो बेटर है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो देखने लायक नहीं है और उससे उत्तेजित नहीं हो। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी आरोपी को इसमें जो वीडियो में दिख रहे हैं वो, और अगर उसके पीछे भी किसी की ये साजिश निकलती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की तरफ से भी है, हमारे यहाँ से जो बिल्कुल निर्देश है क्लियर कट कि किसी को स्पेयर नहीं किया जाए। इसमें इंटरनेट बंद करवा दिया है वहाँ पे उदयपुर में। अभी तो इमीडिएट बंद कराया है। कुछ देर पहले ही मेरी आईजी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सर मैं डिविजनल कमिश्नर और दोनों साथ में ही थे, कलेक्टर एसपी दोनों मौके पे थे। तो अभी एक बार जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसको देखेंगे आगे कब खोलना है, लेकिन अभी इमीडिएट एक बार बंद करवाया गया है। तनाव की स्थिति ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं आ रही? तनाव निश्चित तौर पर इस तरह की घटना के बाद होता है और तनाव अभी है भी। मौके पे काफी लोग इकट्ठा भी हैं, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मेरे पास आई है कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित अभी नहीं है। संयम बरत रहे हैं लोग और मैं फिर से संयम की ही अपील करूंगा। दोनों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस खौफनाक तरीके से तालिबानी अंदाज में कन्हैया लाल की हत्या की गई उससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी होना स्वाभाविक है। लोग सड़कों पर हैं। सिर्फ उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। पूरे राजस्थान में दफा 144 लागू कर दी गई है। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस तरह के कदम इसलिए उठाने पड़े क्योंकि माहौल में बहुत तनाव है। कुछ देर पहले तक सैकड़ों लोग सड़कों पर थे, नारेबाजी कर रहे थे, कई जगह आगजनी हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखने के बाद ये कहना होगा कि हालात बिगड़े हुए हैं।
ये नहीं कहा जा सकता कि हालात ठीक ठाक हैं। इस वक्त उदयपुर में हालत क्या है, इस पर डिटेल जानकारी के लिए मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता मनीष, आप बता सकते हैं क्या अपडेट है, क्या हालात हैं इस वक्त उदयपुर में? देखिए रजत जी, उदयपुर में अभी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, कन्हैया लाल जिसकी हत्या हुई थी उसका शव अभी वहीं पर है, उसके शव को उठाने नहीं के दे रहे हैं वहां के लोग। पूरे इलाके में गश्त लगाई जा रही है और संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर से 4 आईपीएस 35 आरपीएस की तैनाती सिर्फ उदयपुर के परकोटे इलाके में, जिन 7 शहरों पर कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर की है। 5 आरएसी की बटालियन जिसमें 600 पुलिसकर्मी है और उदयपुर के आसपास के भीलवाड़ा, राजसमंद और इन जिलों से भी आरएसी तैनात की गई है। दूसरी बात, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में ये ऐड था या इसने क्या पहले से ही किसी को संदेश भेजा हुआ है या किसी को पहले से पूरी प्री प्लानिंग करके इसको भेजा गया है। इन तमाम चीजों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेट कर रही है और लाउड स्पीकर से उदयपुर के 7 थाने इलाकों में अलग अलग जाकर लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। नाराजगी की वजह भी सबसे बड़ी यह है कि एक तो पहले से ही पुलिस को सूचित कर दिया गया था कि यह घटनाक्रम हो सकता है। इसको धमकी मिल रही थी कन्हैया को, जब से इसने नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया तब गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। और ये जो 2 लोग हैं वो फिलहाल उदयपुर के रहने वाले नहीं है, भीलवाड़ा का आसिंद के रहने वाले हैं। उन्होंने यहां से आके रेकी की, सब कुछ पूरी जानकारी जुटाई और उसके बाद प्री प्लानिंग के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और उसके बाद बहुत ज्यादा हिंसा हो गई है और इसी के एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता उदयपुर और उदयपुर के आसपास के पूरे इलाकों में तैनात करके रखा गया है। मनीष, आपने बताया कि ये उदयपुर के रहने वाले नहीं हैं, भीलवाड़ा से आए थे यहाँ पर और पूरी प्लानिंग करके हत्या की, और हत्या करने के बाद ये कहाँ छुपे थे, कैसे भागे थे, किसने इन्हें पनाह दी थी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने इनके राजसमंद के भीम से इनको गिरफ्तार किया है और जिस जगह पर ये रुके हुए थे वो जहां घटनाक्रम को अंजाम दिया है वहां से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, ये अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रुके हुए थे। वो रिश्तेदार कौन है, कैसे इनके संपर्क में आए, इस बात की छानबीन की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वीडियो में जिन्होंने वेपन यानी जो हथियार दिखाया है उसको चाबड़ कहते हैं, जो पुलिस कह रही कि ये अमूमन इस तरीके का हथियार उदयपुर या आसपास के इलाके में मिलता नहीं है। खास तरीके से एकदम इसको तराशा गया है, चाकू बनाया गया है बड़े तौर पर और उसके बाद ये लोग लेकर आए हैं। तीसरी चीज ये, चूंकि ये बाहर के हैं इसलिए इनको रास्ते के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता होगा, लिहाजा इनको गाइड जरूर किया गया है और जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया उसमें प्री प्लानिंग की गई है कि कन्हैया लाल कितने बजे दुकान में आता है और कितने बजे जाता है। चूंकि भीड़-भाड़ वाले इलाके में इसकी दुकान है, कितने समय में वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है और यही वजह है कि ये दोनों लोग ग्राहक बनकर गए थे और अपने रिश्तेदार के यहाँ पे रुके हुए थे और लगातार प्रोवोकिंग मैसेज जो है वो व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भेज रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप्स में भी डाल रहे थे और एक संदेश इस तरीके का भेजने की कोशिश कर रहे थे कि ये घटना जो होगी उसकी प्रॉपर मैसेज हर तरफ जाएगा। सोशल मीडिया पर तो वायरल कर रहे थे, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स और कोई अगर जिसने इनका ब्रेन वॉश किया है या जो मास्टरमाइंड इस घटना के पीछे उसको भी बता रहे थे, तो उसके बारे में पूरी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन राजसमंद के भीम से फिलहाल इनको गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल के कुछ चैट्स जो है वो सेव कर लिए हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए और नजर बनाए रखें, हम आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। राजस्थान में विपक्ष के नेता, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के हैं। उन्हें जब अपने इलाके में इस तरह के जघन्य अपराध की जानकारी मिली तो गुलाब चंद कटारिया ने चीफ मिनिस्टर से बात की, कहा हालात बिगड़ सकते हैं, कम्युनल टेंशन हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, इससे सरकार को तुरंत फोर्स भेजनी चाहिए, मुख्यमंत्री को पब्लिक से अपील करनी चाहिए, कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए। गुलाब चंद कटारिया ने भी जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और इसके बाद कटारिया ने कहा कि ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत किसी ग्रुप की तरफ से किया गया काम है, इसलिए राजस्थान की सरकार को इस घटना की पूरी जांच करनी चाहिए क्योंकि सीधे सीधे कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती है।
कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ, ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। और दूसरा, पीड़ित परिवार को आप मैक्सिमम जितनी सहायता दे सकते हो, मैंने मुख्यमंत्री जी कहा थोड़ा सा आप एसपी कलेक्टर को भेज करके वहाँ के लोगों से बातचीत करके और इसको और परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति को कोई न कोई नौकरी दें, जिसके कारण से उस बच्चों का गुजारा हो सके। पर ये घटना जो है वो एक व्यक्ति की सोच से नहीं हो सकता है, कोई न कोई इसके पीछे ऐसा संगठन काम कर रहा है जो इस प्रकार की घटना पर इस प्रकार से जनता के बीच में हत्या करके एक भय फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है, हथियारों के साथ वीडियो जारी किया गया है। मैं सोचता हूँ अब ये सारी बातें देखने के बाद जो एक्शन करना है वो तो कानून की पालना कराने वाले लोगों को करना है, लेकिन हम कंडेम करते हैं इस प्रकार की अगर कोई वर्षन बोलता है और उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने में अगर विलंब हो जाता है, इसका मतलब प्रशासन बिल्कुल लुंज-पुंज हो गया है किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की स्थिति। कटारिया के बाद बिल्कुल सही है कि कन्हैयालाल की हत्या करने वाले अकेले नहीं हैं, ये एक साजिश है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यही बात हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी बता रहे थे उदयपुर से। इस हत्या ने सरकार को, कानून को चैलेंज किया है, इस सरकार ने लोगों को चैलेंज किया है, इसलिए सरकार को सख्त रुख अपनाना ही चाहिए। और मुझे उम्मीद थी कि अशोक गहलोत इसी तरह का रुख अपनाएंगे। उन्होंने पुलिस को सख्त इंस्ट्रक्शन तो दी, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर थोड़ी निराशा हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा कि घटना विचलित करने वाली है, यह भी कहा कि जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने लोगों से शांति की और संयम की अपील भी की, यह भी कहा कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उन्होंने इस मामले को सियासी रंग दे दिया। उन्होंने कहा देश का माहौल खराब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को सामने आकर देश से अपील करनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव कायम रखने की बात कहनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे रहो आपस के अंदर। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है व्यक्ति। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए, और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है। उसी रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान में कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई है। जब भी इस तरह की घटना होती है अशोक गहलोत इसी तरह का बयान देते हैं। मैं आप उसके प्रूफ दे देता हूं। रामनवमी के दिन करौली में हिंसा हुई, उस दिन अशोक गहलोत ने यही कहा। ईद के मौके पर जोधपुर का दंगा हुआ, तब भी अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी को बयान देना चाहिए। आज उदयपुर में कन्हैयालाल का सिर कलम कर दिया गया, तो भी अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लोगों से अपील करनी चाहिए। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। इस तरह के मामलों में सियासत ठीक नहीं है।
और जब अशोक गहलोत ने शुरुआत कर दी तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। राजस्थान में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पूनिया ने कहा कि 17 जून को धमकी मिलने के बाद कन्हैया लाल ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दिया। इस तरह के वारदातों के कारण अब राजस्थान के हिंदुओं का सब्र जवाब देने लगा है। ये शख्स जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, 17 जून को उन्होंने इस खुली धमकी दी और आज उस घटना को अंजाम दे दिया। इसी कन्हैया लाल ने सुरक्षा मांगी धमकी की एवज में, और उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं देना, ये सरकार की उदासीनता, लापरवाही और एक तरीके की अकर्मण्यता है। मुझे लगता है कि अब राजस्थान के समग्र समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि ये हमला केवल अकेले कन्हैया लाल पर नहीं, ये पूरे समग्र हिंदू समाज पर हमला है। और यदि सिलसिला रुका नहीं तो राजस्थान की जनता कानून व्यवस्था को लेकर 2023 का इंतजार नहीं करेगी। इसलिए प्रदेश के गृह मंत्री को समझ लेना चाहिए कि पानी सर से ऊपर गुजर गया। कब तक इस तरीके से लोग अपनी सहिष्णुता का परिचय देंगे? मुझे लगता है कि आज की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। उस घटना के बाद उन हत्यारों के जारी वीडियो ये पूरी ही व्यवस्था को चुनौती देते हैं। सतीश पूनिया का यह सवाल तो जायज है कि जब इस शख्स ने 6 दिन पहले पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने सिर्फ यह कहकर क्यों छोड़ दिया कि सावधान रहना? पुलिस ने सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? पुलिस ने इस मामले की गहराई में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर पुलिस समय रहते इस मामले की जांच करती तो शायद इस षड्यंत्र का, इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल जाता, क्योंकि इस शख्स ने तो वो फोन नंबर भी दिया था जिससे फोन आया था। इसीलिए इस घटना को लेकर सियासत भी हुई। लेकिन उदयपुर में आज जो हुआ उसे सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी ऐसे कृत्य को, ऐसी क्रूरता को सपोर्ट नहीं कर सकता। उदयपुर में सिर कलम करने की वारदात की मुखालफत मुस्लिम समाज के लोगों ने भी की है। हमने ऐसे कई लोगों से बात की। जमात उलमाए हिंद के सोहेब कासमी ने आज खुलकर कहा, इस घटना से तमाम मुस्लिम शर्मिंदा हैं। सोहेब कासमी ने कहा कि इस्लाम किसी तरह से हिंसा की, वायलेंस की, मारकाट की सीख नहीं देता। इस्लाम में किसी बेगुनाह को मारना तो दूर, उसे दुख पहुंचाना भी गुनाह है। सोहेब कासमी ने कहा कि यह एक आतंकी वारदात है, इसकी कड़े से कड़े शब्दों में मजम्मत की जानी चाहिए। पूरा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अगर शराफत पाई जाती है तो जिन्होंने इस हादसे को देखा है वो सभी लोग शर्मिंदा हैं। और मैं खास तौर पर अपने मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के जो है माफी चाहता हूं कि हम इस्लाम का जो शांति प्रिय चेहरा है वो दिखाने में नाकाम रहे हैं। हमेशा हम बात तो करते हैं इस्लाम के शांति प्रिय मजहब होने की, हम बात करते हैं नबी के रहमतुल आलमीन होने की, कभी नबी के तरीके पर ना चलते हैं और ना नबी का वो शांति प्रिय चेहरा दिखा पाते हैं। कोई वाकया ऐसा नबी की जिंदगी में, ना नबी की जिंदगी में है, ना सहाबा की जिंदगी में है, ना उनके अनुयायी की जिंदगी में है, ना जो सही इस्लाम को मानने वाले हैं आतंकवादियों के अलावा कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि नबी के शान में गुस्ताखी की गई हो और आप वो किसी का स्थल पर सजदा किया गया हो या उसको मार दिया गया हो। मैं कुछ रिएक्शंस आपको दिखाता हूं। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद के मौलाना और अमन कमेटी के सेक्रेटरी मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा, हिंदुस्तान कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है जहां ऐसी हरकत की जाए। मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा, ऐसी बर्बरता करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून से और इंसानियत से और मुल्क के दस्तूर से भरोसा उठाने वाली हरकत इन्होंने की है। इसकी कोई हिमायत कर ही नहीं सकता। अगर कोई गलत कर रहा है तो ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है, दस्तूर चलता है, कानून चलता है। कभी ताख़ीर से कई फैसले होते हैं, कहीं जल्दी फैसले होते हैं, कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। वो अपनी जगह पर है, वो सियासी, कानूनी और
समाजी मामला जो पेचीदगियाँ रहती है, लेकिन ये किसको हक दिया, किसने हक दिया कि यहाँ पर आप किसी का सर कलम कर दें? ये बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। गलत है, जो गलत है उसकी हिमायत नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा ने जो किया वो भी गलत है, और इस तरह से किसी का सर कलम कर देना ये भी गलत है। कानून अपना काम करे, सख्ती के साथ काम करे, कार्रवाई करे, उन लोगों को पकड़े, क्योंकि ये इस मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्चर अतीकुर रहमान ने भी उदयपुर की घटना पर नाराजगी जाहिर की। अतीकुर रहमान ने साफ साफ लफ्जों में कहा, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सर तन से जो जाए जैसी नारेबाजी की कोई जगह नहीं है। हम जवाबदेह हैं, हम हमारे हिंदू भाइयों को जवाबदेह हैं कि हमारे इस मुल्क में अगर सूफी कल्चर है, अगर उस सूफी कल्चर को हमको पनपने देना है तो हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूती के लिए हमको हमारे हिंदू भाइयों के साथ यकीन उनको दिलाना पड़ेगा कि उनका कंधे से कंधा मिलाकर हम मुल्क की तरक्की में उनके साथ हैं। इस तरह के नारे कहीं से कहीं तक, बल्कि मैं ये समझता हूं इन नारों का तोड़, इनका एंटीडोट हमारी कम्युनिटी को तैयार करना चाहिए ताकि ये जड़ से उखड़ जाए। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सारी बातें सुनकर लोगों के मन में संयम होगा, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। अभी भी खबर आई है कि उदयपुर में हुए इस खौफनाक मर्डर की केस की जांच एनआईए भी करेगी। एनआईए ने 5 अफसरों की एक टीम बनाई है जो अरेस्ट किए गए आरोपियों से भी मिलेगी और सीन ऑफ क्राइम यानी मौका वारदात पर भी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए की टीम को उदयपुर जाने को कहा है। इस बीच उदयपुर में टेंशन जारी है, लोग पथराव कर रहे हैं और इस पथराव में कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। गाड़ी में बिठाओ नहीं। ये अच्छी बात है कि मुस्लिम भाइयों ने, स्कॉलर्स ने इस जघन्य हत्या की निंदा की है। उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है और ये सच है, राजस्थान में जो हुआ वो भयानक है, निंदा करने लायक है। स्वाभाविक ऐसे लोग नाराज होंगे, सड़कों पर उतरेंगे, भावनाएं आहत होंगी, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि संयम रखें, शांति बनाए रखें। किसी तरह का दंगा, किसी तरह का कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाएं। 2 सिरफरों ने जो किया उसे न तो किसी मजहब से जोड़कर देखें, न किसी एक समुदाय के सारे लोगों को इसका दोष दें। और मुझे यह देखकर दुख हुआ कि अशोक गहलोत ने इस दर्दनाक घटना को सियासी रंग देने की कोशिश की, प्रधानमंत्री का नाम इसमें घसीटने की कोशिश की। बीजेपी ने भी याद दिलाया कि राजस्थान में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कन्हैया लाल ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए आज ये वारदात हुई। और ये लोग सोच रहे हैं अगर वक्त लेते पुलिस एक्शन लेती तो शायद मामला इतना ना बिगड़ता। लेकिन ये मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान के माहौल का नहीं है। आईएसआई की तर्ज पर किया गया मर्डर तालिबानी मानसिकता का परिचायक है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि देश के बड़े बड़े मौलाना, उलेमा, स्कॉलर, खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहने वाले सियासतदान, जिनकी बात लोग सुनते हैं, वो लोगों को समझाने की कोशिश करें। अपने अपने फॉलोअर्स को बताएं कि कानून हाथ में ना लें, मजहब के नाम पर किसी के बहकावे ना आए, कोई ऐसा काम न करें जिससे पूरा का पूरा परिवार परेशानी में आ जाए और पूरा मजहब बदनाम हो। लेकिन मुश्किल यह है कि गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, किसी भी तरह कर सकता है, और यह जरूरी नहीं कि माहौल को खराब करने के लिए खून ही बहा जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों के जरिए, अपने बयानों के जरिए, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काते हैं, दूसरे की भावनाओं का आहत करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल का गला सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। नुपुर शर्मा के बयान को किसी ने ज्यादा तवज्जो ही नहीं दी थी, लेकिन मोहम्मद जुबैर नाम के शख्स ने नुपुर शर्मा के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए
और आज एक बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी। जुबैर इस तरह के कई भड़काऊ वीडियो पहले भी पोस्ट करता रहा है। इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को मिली। पुलिस ने जुबैर को अरेस्ट किया और आज अदालत ने उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जुबैर के खिलाफ 2 कम्युनिटीज के बीच नफरत बढ़ाने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज किया गया है। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने कुछ ऐसे ट्वीट किए थे जिन्हें लेकर हिंदू समाज के कुछ लोगों की तरफ से धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत की गई थी। वो ट्वीट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो शुरुआती जांच में इन ट्वीट्स को ऑब्जेक्शनेबल माना, आपत्तिजनक माना। जुबैर को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं की, जिसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। He was served a notice under 41A yesterday, but he was evasive. He was not answering any of the questions pertaining to the investigation. Neither he cooperated in providing us the technical gadgets or the whatever digital or the other footprints were there. So on the basis of that, we arrested him. So being old, being new doesn't matter. What are the ingredients of the tweet matters. So it depends when it comes to the notice of law enforcement whether we come it comes to our notice through our social media analysis or through somebody's tagging us. So this came to our notice when somebody tagged us on this tweet, and when we saw that yes, it is objectionable, and the series and the string of the tweet had created even more social furore, and we registered a case accordingly. मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक तरह से जंग छिड़ गई है। कुछ लोग उसके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं। एक मुहिम चल रही है। विरोधी दलों के कई बड़े लीडर्स जुबैर के सपोर्ट में आए। उन्होंने क्या कहा ये आपको बात सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि जुबैर का सपोर्ट करने वाले दलील दे रहे हैं कि उसने जो ट्वीट किया था वो एक फिल्म का सीन था, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन ठीक नहीं है। इस पर दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे गए। पुलिस ने कहा अगर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ भी शेयर किया है तो उसकी पूरी जवाबदेही आपकी होती है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये आपकी राय नहीं थी, आपने तो सिर्फ रीट्वीट किया था। The point is, in case there is something objectionable said by somebody else and you post it on your social media handle, it does not give you immunity that it is not your tweet or not your view. Whatever you propagate or whatever you share on social media is endorsed by you. So that is one clear message for everybody that, and there are clear-cut judgments from the Honorable High Courts as well, that whatever you share on social media, it is your view. Even a retweet is considered as endorsement of your view, endorsement that you are supporting that view. So saying that it's somebody else and I have just retweeted gives no immunity to anybody. पुलिस ने साफ साफ कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि ट्वीट नया है या पुराना, आपने कहां से उठाया या खुद लिखा है। अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस की दलीलों से विरोधी दलों के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी जैसे तमाम नेताओं ने मोहम्मद जुबैर के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले शुरू कर दिए। शुरुआत की महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा ने कहा कि जुबैर को सच बोलने की सजा दी जा रही है। जुबैर को अरेस्ट किया गया, उस लड़के को अरेस्ट किया गया जो सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाता था, जिसने नुपुर शर्मा का जो गुस्ताखी थी उसको एक्सपोज किया। तो यहाँ कश्मीर में ये सारा सिलसिला कश्मीर से शुरू हो गया। 2019 के बाद जिस तरह यहाँ के जर्नलिस्ट के साथ सलूक किया गया कि जो भी सच बोलता है उसको यूएपीए के अंदर उसको पीएसए लगाया जाता है, बार बार जेल में डाला जाता है। तो अब यही जो तरीक़ेकार पूरी दुनिया में आजमाया जा रहा है और जुबैर उसी की एक कड़ी है कि जिसको खामखा में बंद किया है, कोई केस उसके खिलाफ बनता नहीं है। 2018 का कोई पिक्चर का सीन लिया है, यहाँ पर कदगन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लगाया जा रहा है। सच बोलने की मनाही है बल्कि सजा दी जाती है, जैसे सच बोलने को क्रिमिनलाइज किया गया है, जिस तरह जुबैर को बंद किया है। मैं समझती हूँ ये बहुत अफसोस की बात है। असदुद्दीन ओवैसी आज मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने भी जुबैर की गिरफ्तारी के बहाने मोदी पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि अगर जुबैर को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी।
ओवैसी ने कहा कि सरकार नुपुर शर्मा को बचा रही है, लेकिन जुबैर को अरेस्ट कर रही है। दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आएगी होगी। जुबैर को क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर को अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तस्दीक करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जो जेल में मासूम लोग हैं, चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इस मामले को लेकर ममता बनर्जी कैसे पीछे रहती? ममता ने भी तकरीबन वही बातें कही जो ओवैसी ने कही। ममता ने कहा कि वो नुपुर शर्मा का नाम नहीं लेंगी, लेकिन जिसने मजहब के खिलाफ बयान दिया उसे तो सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन सच बोलने वालों को सजा दी जा रही है। अगर आपका लीडर लोग कोई धर्म को लेकर बात करते हैं, झूठा बात, कोई गंदा बात, कोई जलील करते हैं, तो आप उसको अरेस्ट नहीं करते हैं, आप खामोश बैठ के रहता है। हम अगर आप अगर खून भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। हम अगर बात भी करते हैं तो हमको कतिल बना देता है। यही चल रहा है आज जिंदगी। जुबैर के क्यों अरेस्ट किया? क्या किया था उन्होंने? तीस्ता को अरेस्ट क्यों किया? क्या किया ने उन्होंने? आज पूरा विश्व भर इसको कंडेम हो रहा है। तीस्ता ने क्या किया ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। जुबैर ने क्या किया ये मामला अदालत के सामने है। तो ऐसे मामले अदालत पर छोड़ देने चाहिए। इन पर सियासत ठीक नहीं है। लेकिन ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, महबूबा हो, इनका मकसद ये मामले नहीं है। इनका मकसद है मोदी को घेरना, और इस तरह के मसले वो इसीलिए उठाते हैं। लेकिन इनसे समाज में दूरियां बढ़ती हैं। आपसे मेरी अपील है कि आप इस तरह की बातों के चक्कर में ना पड़ें। जो बातें, जो वीडियो, जो पोस्ट, जो बयान सोशल सद्भाव को खराब करते हैं, जो आपस में नफरत बढ़ाते हैं, किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसे किसी बयान को, ऐसी किसी बात को न रिट्वीट करें, ना आप उसको फेसबुक पर पोस्ट करें। यह सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं है, यह समाज की भावनाओं के भी खिलाफ है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखती है। कोई शिकायत कर दे तो फिर अरेस्ट भी होते हैं लोग, जेल भी जाना पड़ता है। इसलिए इस तरह की गलती तो ना करें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि हम इस तरह की बातें फैलाकर लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। महाराष्ट्र की बड़ी खबर आपको बता दूं, आज की रात उद्धव ठाकरे की सरकार पर भारी पड़ सकती है। जबरदस्त सियासी हलचल है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त में। नाराज विधायकों को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने जितनी कोशिशें की थी वो नाकाम साबित हुई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बेबस नजर आ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने एक वक्त कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, अब लौट कर आने के रास्ते में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस गवर्नर को यह कहें कि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है और उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाए।
देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल की इस मुलाकात के बारे में, नाराज विधायकों को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे की कोशिश नाकाम होने के बारे में, आज महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है। राजभवन में इस वक्त गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के बाद बड़ी खबर आ सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।